जोहार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता फिर से प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है अकबर का जीवन परिचय। अकबर ये जो नाम है वो किसी से भी अछूता नहीं रहा है। हम सभी जानते हैं कि मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा योग्य और प्रभावशाली यदि कोई बादशाह थे तो वो थे अकबर। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर को बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था और बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चांद, और अकबर ये जो नाम है वो उनके नाना अकबर अल जाली से लिया गया है। इसीलिए अकबर का प्रारंभिक नाम जो था वो बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इतिहास में ऐसी भी मान्यता है कि हुमायूं अपने बेटे अकबर को बुरी नज़र से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का जो नाम है वो बदल कर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रख दिया। खैर आगे आते हैं। उनके पिता हुमायूं जो कि मुगल बादशाहों के दूसरे बादशाह थे। हम जानते हैं कि मुगलों की नींव अकबर के दादा बाबर ने रखी थी, लेकिन वो महज 4 वर्ष ही शासन कर पाए। इसके बाद अकबर के पिता हुमायूं गद्दी पर आते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वो बिल्कुल भी स्थायी नहीं रह पाता है। एक शासक के रूप में उनका जीवन बिल्कुल अस्थिर था। उन्हें लगातार अपने ही भाइयों और अपने पड़ोसियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा उनको किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया है तो वो है अफगान शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के कारण हुमायूं को 15 वर्षों तक मुगलों की गद्दी से निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा है। उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। बेगम की बात करें तो हुमायूं ने बहुत सारे निकाह किए हैं। हम जानते हैं कि जो अकबर थे वो अच्छी प्रकार ये जानता था बात कि यदि भारत में रहना है तो भारत में रहकर राजपूतों से बैर नहीं करना है, क्योंकि पानी में रहकर कभी भी मगर से बैर नहीं करते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली था तो वो थे राजपूत। इसीलिए अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक और युद्ध ये दोनों ही नीतियाँ अपनाई, और इसी क्रम में उन्होंने कई सारी राजपूत कन्याओं से विवाह भी किया। न केवल खुद बल्कि अपने बेटों और अपने पोतों का भी जो विवाह है वो राजपूत कन्याओं के साथ करवाया, और इस तरह से अपनी स्थिति भारत में मजबूत की। क्योंकि अकबर से पहले जो 2 बादशाह मुगल थे वो उनका जो जीवन है वो स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि राजपूतों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसी बात से प्रेरणा लेकर उसने क्या किया कि राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। उनकी बात करते हैं बेगम की। रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान और मरियम उज जमानी जैसी कई बेगम उनकी थी। मरियम उज जमानी को हरक्का बाई यानी कि जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक राजपूत महिला थी। अब बात करते हैं अकबर के वंश की। तो अकबर मुगल वंश से संबंधित था। अकबर के खून में तैमूर और मंगोल ये दोनों ही नेताओं का खून दौड़ रहा था, क्योंकि हम जानते हैं बाबर यानी कि उनके जो दादा थे, बाबर के खून में एक तरफ तैमूर और एक तरफ मंगोल का खून दौड़ रहा था। इसीलिए बाबर को चगताई तुर्क भी कहा जाता है, क्योंकि बाबर पिता की तरफ से तैमूर वंश से संबंधित था और माता की तरफ से मंगोल वंश से, और यही खून अकबर में भी गया। तो इसीलिए ये जो मंगोल शब्द है इसी से मुगल निकला है। तो अकबर मुगल वंश से था, और मुगलों ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पर शासन भी किया है। अंग्रेजों के आने के बाद 1858 के पश्चात ही भारत से मुगलों के शासन का अंत हो गया। अब बात करते हैं अकबर के जन्म की। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। वर्तमान में ये अमरकोट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, और जिस समय अकबर का जन्म हुआ था उस समय हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था। और जब तर्दी खां बेग
अकबर के जन्म का समाचार हुमायूं के पास लेकर आता है, तब हुमायूं की स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वे अपने पुत्र के जन्म पर जन्मोत्सव मना सके। कहा जाता है कि एक प्लेट में उस समय कस्तूरी थी और यही कस्तूरी वे अपनी अनुयायियों के बीच देता है और ये कहता है कि जिस तरह से ये कस्तूरी इस वातावरण को सुगंधित कर रही है, मेरा पुत्र भविष्य में पूरे भारत में इस कस्तूरी की तरह सुगंधित होता रहे। ऐसा माना जाता है कि शायद उस समय हुमायूं की जिह्वा पर सरस्वती माँ विराजमान थी और ये बात सत्य होती है। और मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रसिद्धि प्राप्त है तो वो अकबर को है। राज्याभिषेक। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह के पुस्तकालय से गिरकर हो जाती है। उस समय अकबर की आयु महज 13 वर्ष 4 महीने थी। अकबर काफ़ी छोटा था और वो मुगलों की गद्दी संभालने योग्य नहीं था। इसके बावजूद मुगल की गद्दी खाली तो नहीं रह सकती, इसीलिए बैरम खां जो है वो पंजाब के कालानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर देता है और उसे तीसरा मुगल बादशाह घोषित कर देता है और स्वयं अकबर का संरक्षक बन जाता है। इस तरह से 4 वर्षों तक लगातार अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन करता है। अकबर के शासन अवधि की बात करें तो मुगल बादशाहों में काफ़ी लंबे समय तक शासन करने वाले जो जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें अकबर का भी नाम है, क्योंकि अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया है और ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ। अकबर की शिक्षा की बात करें तो अकबर को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त था। सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्त करें तो अकबर को पढ़ाने लिखाने के लिए कई शिक्षक नियुक्त किए गए। जैसे आप देख सकते हैं मुल्ला जाना प्याला, मुल्ला मौलाना बामजी, मौलाना अब्दुल कादिर, अब्दुल लतीफ़, मुनीम खां जैसे कई शिक्षक आए, लेकिन अकबर का जैसे पढ़ने लिखने में मन था नहीं। ऐसा शायद इसलिए भी था कि बहुत ही छोटी आयु में उनके कंधों पर बादशाहत सौंप दी जाती है और परिवार और साम्राज्य को संभालने की जिम्मेवारी जो है शायद इसी वजह से अकबर का कभी पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा। हाँ, हालांकि अकबर को व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी ज़्यादा था। उससे युद्ध लड़ने, रणनीति, राजनीति इन सब में बहुत दिलचस्पी थी और व्यवहारिक ज्ञान के होने के कारण ही अकबर जो है अपने पूर्वत मुगल बादशाहों से कई ज़्यादा आगे बढ़ता है और अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में करता है। अब बात करते हैं अकबर के उत्तराधिकारी की। तो अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद उनके जो बड़े बेटे होते हैं जहांगीर, जिनको कि हम लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं, वो उनके उत्तराधिकारी बनते हैं और मुगलों की गद्दी संभालते हैं। अब बात करते हैं कि एक शासक के रूप में अकबर का जीवन काल कैसा रहा। तो अकबर का जो जीवन है वो काफ़ी लंबा समय बीतता है और एक सम्राट के रूप में भी अकबर ने काफ़ी लंबी अवधि जी है। तो इस दौरान कई छोटी और बड़ी घटनाएं घटी हैं, तो उनमें से कुछ घटनाओं को यहाँ पर मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। हम सभी जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है और इसी युद्ध के पश्चात बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था अकबर के शासनकाल में, जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में होता है और इस युद्ध की जो विजय है वो उसकी जीत जो जाती है वो अकबर के खाते में जाती है। अगला है बैरम खां का पतन। बैरम खां, हम सभी जानते हैं कि अकबर ने 4 वर्षों तक बैरम खां के संरक्षक में एक बादशाह के रूप में शासन किया, लेकिन अब हम देखते हैं क्या कि 1560 में उसी बैरम खां का पतन हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि बैरम खां शिया मतावलंबी था और अकबर के जितने भी परिजन थे वो सुन्नी मतावलंबी थे। तो इसी वजह से अकबर के जो परिजन हैं वो बैरम खां को पसंद नहीं करते थे और अक्सर बैरम खां के खिलाफ अकबर के पास शिकायत करते रहते थे। धीरे धीरे अकबर भी बड़ा होता जा रहा था और मुगलों के प्रशासन में बैरम खां को वजीर का पद प्राप्त था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली पद माना जाता था। बादशाह के बाद कोई शक्तिशाली पद था तो वो वजीर का ही था, जो कि बैरम खां को मिला हुआ था। बैरम खां भी धीरे धीरे क्या था कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता जा रहा था और शासन में उसका एक अलग ही रुतबा दिख रहा था।
तो अकबर इधर बड़ा हो गया है, वो भी कुछ कहीं ना कहीं समझ रहा है कि बैरम खां एक वजीर से ज़्यादा बनने का प्रयास कर रहा है। तो अकबर भी स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था। तो बैरम खां को उसने मक्का जाने का आदेश दे दिया कि भैया आप मक्का चले जाओ, ठीक है। ऐसा कहना मतलब कि मुगल इतिहास में बैरम खां के लिए निर्वासित करने के बराबर था। बैरम खां बादशाह की बात टाल नहीं सकता था, वो चला गया मक्का, लेकिन मक्का जाने के रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसकी विधवा सलीमा बेगम बचती है। तो चूंकि एक संरक्षक के रूप में काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ था अकबर को, तो इसीलिए बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर निकाह कर लेते हैं और उनके जो पुत्र होते हैं अब्दुल रहीम खाना उसको भी गोद ले लेते हैं। अब बात करते हैं दास प्रथा पर प्रतिबंध। हम जानते हैं कि भारत में ही कहीं नहीं, पूरे विश्व में ये जो दास प्रथा थी ये लंबे समय तक एक लंबी बीमारी, कोढ़ कह सकते हैं आप, कोढ़ की तरह से पूरे विश्व पर छाई हुई थी। युद्धबंदियों को दास बनाना, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना। तो भारत में इस दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है अकबर को। 1562 में दास प्रथा पर अकबर ने प्रतिबंध लगाया और अकबर ने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे काम किए हैं और जिस वजह से मुगल शासकों के द्वारा जो कलंक लगाया गया था उसको धोने का प्रयास किया है अपने इन्हीं कामों से अकबर ने। अगला है पेटीकोट शासन का अंत। पेटीकोट शासन, ये कैसा शासन है भैया? ये तो हम लोगों ने पहली बार सुना। बहुत लोग सुने होंगे कि किसी बादशाह का शासन होता है, ये शासन है, वो शासन है। पेटीकोट शासन क्या है? तुम लोग जानते हैं पेटीकोट जो महिलाएं पहनती हैं पेटीकोट, ठीक है, इसको पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने देखा कि 1560 में बैरम खां के संरक्षण से अकबर को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अभी भी अकबर जो है वो बहुत वयस्क तो नहीं हुआ है, उतना समझदार नहीं हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, अकबर की धाई माई थी माहम अंगा, जो कि एक महिला थी और उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था अकबर पर। तो कहा जाता है कि 2 वर्षों 1560 से 1562 तक अकबर जो है अपनी धाई माँ माहम अंगा के प्रभाव में आ जाता है। माहम अंगा जो भी कहती थी अकबर वही करते थे। तो एक तरह से पर्दे के पीछे माहम अंगा शासन कर रही होती है और सिर्फ नाम अकबर का चल रहा होता है। तो इसीलिए ये जो 2 वर्षों का शासन है जिसमें माहम अंगा काफ़ी प्रभावशाली दिखाई पड़ती हैं, इस शासन को मुगल इतिहास में पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जल्दी फूट जाता है। तो माहम अंगा की भी पोल खुल जाती है अकबर के सामने और 1562 के बाद अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है। अब अगला है तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। हम जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू जो है वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो तीर्थ यात्रा पर अगर यदि आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए टैक्स लिया जाता था। ऐसा सिर्फ मुगलों के टाइम पे नहीं किया जाता, कई ऐसे बादशाह हुए हैं, दिल्ली सल्तनत में भी कई ऐसे सुल्तान हुए हैं जिन्होंने ये तीर्थ यात्रा कर लिया है। तो ये जो कर है वो कहीं ना कहीं खटकता था, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। तो इस कर को समाप्त करके भी अकबर ने बेसिकली हिंदू जनता का जो दिल है वो जीत लिया। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी जाती है। जजिया कर, हम सभी जानते हैं कि जजिया कर ये जो टैक्स है वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। यानी आप अगर इस्लाम धर्म में पैदा नहीं हुए हैं या इस्लाम धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको जजिया कर देना होगा। तो ये जजिया कर की भी समाप्ति 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। फिर अगला है मालवा विजय 1561, जौनपुर में विद्रोह और चुनाव पर अधिकार 1561, जयपुर पर अधीनता और उससे संधि 1562। जयपुर नरेश के राजा की पुत्री थी हरक्का बाई, जिससे विवाह किया था अकबर ने। मेड़ता पर अधिकार 1562, मालवा का विद्रोह 1562, गोंडवाना की विजय 1564। ये गोंडवाना की विजय है वो अकबर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती, जिसके कड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था अकबर को। हालांकि रानी दुर्गावती जो है वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाती है। एक राजपूत महिला होने के नाते उन्होंने बहुत ही वीरता से अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुई। इसीलिए इतिहास में ये जो युद्ध है इसको जाना जाता है। अगला उजबेगों का विद्रोह, अकबर को उजबेगों का भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। मिर्जाओं का विद्रोह 1566-67, चित्तौड़ का घेरा 1567,
रणथंभौर पर विजय 1569, कालिंजर का पतन 1569, मारवाड़ पर अधिकार 1570, गुजरात विजय 1571 और 72। ये गुजरात विजय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन किया था, यानी पहली बार अकबर समुद्र को देखा था। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सिकरी, उनकी राजधानी थी, में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है। ये बुलंद दरवाजा काफ़ी विशाल है, भारत में आज भी मौजूद है। अगला है बिहार और बंगाल की विजय 1574-76, हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576। ये भी अकबर के जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का ये जो युद्ध है वो चित्तौड़ के राणा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कई इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो मुगलों के खाते में गया था, इसकी जीत, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये प्रमाणित करता है कि इस हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी महाराणा प्रताप के द्वारा कई सारी ज़मीनें जो हैं वहाँ के लोगों को दान की गई हैं। तो यदि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार जाते तो वो ज़मीनें कैसे दान करते, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि हल्दी घाटी का ये युद्ध है वो महाराणा प्रताप जीते थे। इस हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल के इतना ही जानना काफ़ी है कि हल्दी घाटी का ये जो प्रसिद्ध युद्ध है वो महाराणा प्रताप जीते थे। मजहर की घोषणा 1589, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काबुल पर विजय 1581, दीन इलाही की स्थापना 1582। दीन इलाही अपनाने वाला ये जो एक तरह का धर्म था जिसमें हर धर्मों की अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो ली गई थी, और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। और कहा जाता है कि दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा था बीरबल, जो कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। कश्मीर पर अधिकार 1585, सिंध विजय 1591, उड़ीसा की विजय 1592, खानदेश और अहमदनगर की विजय 1593 से 1601, बलूचिस्तान की विजय 1595, गांधार पर अधिकार 1595, और आखिर में हम देखते हैं युवराज सलीम का विद्रोह 1599। युवराज सलीम, ठीक, जो कि अकबर का बेटा थे और काफ़ी ज़्यादा प्यारे भी थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अकबर को काफ़ी लंबे समय तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो कई सारे दरगाहों की यात्रा करते हैं और एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए सलीम चिश्ती के ही नाम पर वह अपने पुत्र का नाम सलीम रख देते हैं और प्यार से सेखू बाबा कहते हैं। तो अकबर अपने बेटे सलीम से बहुत प्यार करता था, लेकिन ज़्यादा लाड प्यार के कारण सलीम जो है वो बिगड़ जाता है, उसे नशे की लत लग जाती है, शराब और शबाब, इसी में वो सारा दिन अपना व्यतीत करते रहता है। और इधर हम लोग जानते हैं कि अकबर का जो शासनकाल है वो काफ़ी लंबा समय तक चला। जहांगीर काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसका जो बेटा था खुर्रम वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो भी गद्दी संभालने लायक हो चुका था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहांगीर को लगता था कि उसके एक खराब व्यवहार यानी नशे की लत के कारण अकबर जो है वो अपनी गद्दी उसके पोते यानी शाहजहां को ना दे दे, ठीक है। और इधर अकबर जहांगीर को ये भी लगता था कि अबुल फजल जो है अक्सर अकबर के कान भरता है उसके खिलाफ, तो इसीलिए वो अबुल फजल की हत्या भी करवा देता है 1602 में। तो इसीलिए 1599 ईस्वी में सलीम ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और पुत्र है, पुत्र मुँह सबको प्यारा होता है और अकबर अपने पुत्र को माफ़ कर देता है। हालांकि गद्दी फाइनली सलीम को ही मिलती है, तो इतिहास में ये भी घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अकबर के जीवन में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं और घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित बातें। फिलहाल धन्यवाद।